साथियों नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज में एक बार फिर से मैं मनोराज पुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, महत्वपूर्ण सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये जो प्रश्न है मुख्यतः पीजी से जुड़े हैं और पीजी में भी मानव भूगोल के पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, अर्बन ज्योग्राफी से, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से और साथ में प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी है उसके 50 से ज़्यादा प्रश्न आज हम हल करेंगे जो 2022 और 2024 की भर्ती परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। साथियों, ये प्रश्न हल करके आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे और साथ में अपनी तैयारी का आकलन भी कर पाएंगे और हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि जो आरपीएससी में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं। साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। राजनीतिक भूगोल में सीमा, सीमांत और बफर क्षेत्र जो है वहां से पहला प्रश्न लिया है। किसने सीमाओं को राजनीतिक संभार रेखाओं के समान माना है? साथियों, आप भी इसको साथ साथ सोल्व करते चलें ताकि आपका भी रिवीजन होता चले। किसने राजनीतिक जो है सीमाओं को संभार रेखाओं के रूप में माना है? साथियों, लॉर्ड कर्जन ने, जे एंसेल ने, ई मूडी ने और एफ रेडजेल ने। तो इसका जवाब है एंसेल महोदय ने। एंसेल महोदय ने राजनीतिक संभार रेखाओं के रूप में सीमाओं को माना। लॉर्ड कर्जन महोदय ने सीमाओं का वर्गीकरण किया था किस रूप में? प्राकृतिक और कृत्रिम जो है सीमाओं का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 1907 में एक किताब लिखी थी फ्रंटियर नाम से, उसमें जो है सीमाओं का वर्गीकरण किया था। ए मूडी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक भूगोलवेत्ता है और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। और एफ रेडजेल तो हम जानते ही हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है राजनीतिक भूगोल में। इन्होंने भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी किताब लिखी थी 1897 में। तो पहले प्रश्न का जवाब हुआ एंसेल महोदय। अब दूसरा प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सुमेलित नहीं है? 2024 में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में। पहला ऑप्शन है एयर पावर, की टू सर्वाइवल, टी सेवरेस्की। डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ए बर्नेट। द कॉरिडोर ऑफ टाइम, एच जे फ्लूर। द न्यू वर्ड ईसा बोमेन। तो साथियों, द न्यू वर्ड ईसा बोमेन की सही है, कॉरिडोर ऑफ टाइम फ्लूर की भी सही है, एयर पावर की टू सर्वाइवल ये भी सही है और ये डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये जो मिलान है ये गलत है। डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो एक महत्वपूर्ण भारत के विद्वान हुए हैं प्रोफेसर आर डी दीक्षित, उनकी पुस्तक है। ए बर्नेट महोदय की ये पुस्तक नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अगला सवाल लेते हैं साथियों, 2022 में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में। सूची 1 राजनीतिक भूगोलवेत्ता और सूची 2 किस देश से संबंधित है उसका मिलान कीजिए। साथियों, ये भी पूछते हैं राजनीतिक भूगोलवेत्ता अब किस देश से संबंधित थे। तो पहले जो भूगोलवेत्ता है वो है एन जे स्पाइकमैन। स्पाइकमैन से कोई साथियों सिद्धांत याद आ रहा होगा, है रिमलैंड की थ्योरी याद आ रही होगी आपको। तो ये जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। रुडोल्फ केजेलेन, केजेलेन से भी आपको जियोपॉलिटिक्स याद आ रही होगी, ये थे स्वीडन के। साथियों, मैकिंडर से क्या याद आ रहा है? मैकिंडर से हार्टलैंड की थ्योरी, बिल्कुल ये ब्रिटेन के थे। और ओ एच के स्पेट जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इससे कुछ याद आ रहा है साथियों? संभववाद में कुछ पढ़ा था अपन ने, प्रसंभाव्यवाद ओ एच के स्पेट ने दिया था। मैकिंडर की थ्योरी हार्टलैंड की थ्योरी, हार्टलैंड के लिए उन्होंने सबसे पहले 1904 में एक लेख जो है पब्लिश किया था, द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। 1919 में क्या आई थी? द डेमोग्राफिक आइडियल्स एंड रियलिटी। और 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। सब टिप्स पे याद रखने साथियों। रुडोल्फ केजेलेन स्वीडन के थे, जियोपॉलिटिक्स पे बहुत काम किया है। और इसके साथ एक और विद्वान थे, उसका क्या नाम था? इनकी कौन सी पुस्तक है 1916 में जो आई थी?
ये भी बताना हो साथियों, आप बताना मेरे को। एनजे स्पाइकमैन, इनकी कौन सी थ्योरी थी? रिमलैंड। तो ये दोनों, ये चारों सही है। ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। ए बी सी डी जो भी प्रश्न करें साथियों, सारे ऑप्शन को पूरा का पोस्टमार्टम करें, ताकि भविष्य में कोई भी प्रश्न बने हम को अच्छे से हल कर पाए। अच्छा साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न हृदय स्थल ऑब्लिक रिमलैंड सिद्धांत क्या समझाता है? ये 2022 में पूछा गया था। हृदय स्थल किससे संबंधित था साथियों? किस विद्वान से संबंधित था? मैकिंडर से। रिमलैंड किसके संबंधित था? वेरी गुड, स्पाइकमैन से। तो ये हृदय स्थल तो जो लैंड पावर को दिखाता है, रिमलैंड सी पावर को दिखाता है। तो ये स्थल और समुद्र शक्ति के जो बीच का संघर्ष है वो जो है ये सिद्धांत समझाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मैकिंडर की पुस्तक से किस भूगोलवेत्ता ने हृदय स्थल शब्द किया था? किस विद्वान ने मैकिंडर से प्रेरणा लेकर हृदय स्थल शब्द का प्रयोग किया? तो ये जो विद्वान थे साथियों, ये जेम्स फेयरग्रीव थे। 80 महान समुद्र शक्ति पे काम किया था। कार्ल हाउसहोफर और रुडोल्फ केजेलेन, ये जियोपॉलिटिक्स पे काम किया था इन्होंने। द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड स्टेट एंड एज ऑर्गेनिज्म, ये दोनों इनकी किताबें थी इन दोनों विद्वानों की। तो इस प्रश्न का जवाब हुआ जेम्स फेयरग्रीव। अगला सवाल साथियों, अब नगरीय भूगोल से, पीजी के सिलेबस से लिए है। हमने जो सिलेबस डिस्कशन किया था उसमें हमने बहुत अच्छे से सीखा था, देखा था पीजी का सिलेबस बहुत बढ़ चुका है और प्रश्नों की संख्या अब और बढ़ने वाली है। और आप अगर टॉपिक वाइज देखेंगे तो बहुत ही अच्छे प्रश्न पीजी से पूछे गए हैं, और अभी भविष्य में जब फर्स्ट ग्रेड परीक्षा होगी तो उसमें और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, पीजी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से आप तैयार कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। ये जो पुराने प्रश्न हैं वो आपको और मदद करेंगे आपकी तैयारी को जानने में, और प्रश्नों को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो जानने में। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं नगरीय भूगोल से। वेनिस, जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? वेनिस कहाँ स्थित? बहुत ही शानदार शहर, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की इसमें शूटिंग हुई है, हॉलीवुड फिल्मों की तो होती है साथियों। ये जो स्थित है ये उत्तर पूर्व इटली में स्थित है। ये जो वेनिस शहर है, आपने देखा होगा खूब सारी फिल्मों में वो नावें चलती रहती है पानी के अंदर। आप मैप पे देखते हैं अपन, ये वेनिस है, ये एड्रियाटिक सी, और ये पूरा जो है आपका इटली है। इटली के उत्तर और पूर्व में जो है वेनिस शहर स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, 2022 फर्स्ट ग्रेड का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहां हैंगिंग गार्डन थे, झूलते हुए बाग? झूलते हुए बाग विश्व के 7-8 आश्चर्य है उसमें सम्मिलित है। बिल्कुल सही साथियों, बेबीलोन। बेबीलोन है, झूलते हुए बाग के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। वो मेसोपोटामिया की भी प्राचीन काल में राजधानी थी। मेसोपोटामिया की भी राजधानी। अगला प्रश्न साथियों, नगरीय भूगोल से पुनः, निम्नलिखित में से किसे उपवन नगर आंदोलन के शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? गार्डन सिटी जो मॉडल था वो था ई हावर्ड महोदय का। कौन से महोदय का? ई हावर्ड महोदय का। इन्होंने जो है गार्डन सिटी मॉडल दिया था, उपवन नगर आंदोलन की शुरुआत की थी, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, टुमारो ए पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म्स, 1898 में। उसमें जो है इन्होंने गार्डन सिटी मॉडल को समझाया था, और उन्होंने बताया कि भाई शहरों की भीड़ भाड़ से दूर जो है, प्रदूषण से दूर, सुविधा संपन्न जो है एक अच्छे से शहर गांव बसाने का इसने सुझाव दिया। इस आधार पर जो है बहुत सारे वहाँ के यूरोपीय नगरों का विकास भी हुआ। में सबसे पहला जो गार्डन सिटी इंग्लैंड में बना था वो था लेचवर्थ नाम से, जो है 1903 में एक गार्डन सिटी बसाई गई थी। तो उपवन नगर आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है साथियों? हावर्ड महोदय को जाता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अमलैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है? नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित कौन सा मॉडल है? तो पहला मॉडल दे रखा है ए में, केरी का गुरुत्व सिद्धांत।
तो सही। कन्वर्स का अलगाव बिंदु संकल्पना, बिल्कुल सही। रैली का फुटकर गुरुत्व नियम, बिल्कुल सही। तीनों नियम और सही जो है विचारक के दे रखे हैं, ये तीनों ही सही है, यानी ए, बी और सी तीनों ही है। केरी ने गुरुत्व नियम सिद्धांत दिया था नगर के जो है प्रभाव क्षेत्र को समझाने के लिए, कन्वर्स ने अलगाव बिंदु संकल्पना दी थी और रैली ने फुटकर गुरुत्व नियम दिया था। ठीक है, केरी का गुरुत्व नियम, रैली का फुटकर गुरुत्व नियम और कन्वर्स का अलगाव बिंदु सिद्धांत है। ये डिटेल है, आप देख लेना। अब जो पूरी पीडीएफ है साथियों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप जो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ बहुत सारी परीक्षा उपयोगी सामग्री जो है समय समय पर शेयर की जाती है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया का नगर है? कौन सा जो नगर है चारों में से जो मेसोपोटामिया से रिलेटेड था? तो साथियों इस फुस्टेट, काहून, अरेच और थेबेस, थेबेस उसमें जो इरेच जो शहर था वो मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ था, मेसोपोटामिया का था। और ये फुस्टेट, काहून और थेबेस ये जो नगर थे वो मिस्र के नगर थे साथियों, मिस्र के नगर थे। मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध शहर का एक स्क्रीनशॉट हरियाणा बोर्ड सॉल्यूशन.com से लिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ये जो इरेज जो उरुक के नाम से था, इसके अलावा उर था, बगदाद, बेबीलोन, मारी, अस्सुर, नीनवे, ये जो शहर थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़े हुए थे, जहाँ दजला और फरात नदी जो बहती है, अभी बिल्कुल अभी बहुत फेमस भी चल रहा है ना, विवाद का युद्ध भी चल रहे हैं आसपास में, तो फिर से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है ना। फुस्टेट जो शहर था वो मिस्र की पहली राजधानी थी। काहून एक बहुत प्रसिद्ध शहर था मिस्र का, जहाँ दासों का व्यापार होता था और दास जो है रखे जाते थे। थेबेस भी जो है एक मिस्र का प्राचीन शहर था। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया के जो नगर है उसमें उर, बेबीलोन, निप्पुर और निनवे है, और उरुक जो है इरेच जो भी हमने देखा वो भी सम्मिलित है। तो अपने को मेसोपोटामिया के भी शहर याद रखने, मिस्र के भी याद रखने, और ताकि कोई भी प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाए तो हमारा गलत ना हो। मिस्र का भी जो है मैप बना के आपको मिस्र के भी महत्वपूर्ण नगर, प्राचीन नगर बताए हैं, जैसे मेम्फिस, थेब्स या थेब्स, अलेक्जेंड्रिया, अमरना, पी, रामेसेस, गीजा, काहून, एबिडोस, अलाकान। ये जो नगर है ये जो नील नदी के सारे सारे स्थित थे, नील नदी के डेल्टा से लेकर नील नदी के उद्गम तक। तो ये महत्वपूर्ण जो है मिस्र की सभ्यता के नगर भी हमको याद रखने। चलो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया था? सबसे पहला जो मास्टर प्लान है वो नवी मुंबई के लिए साथियों 1954 में जो है तैयार किया गया था। साथियों मास्टर प्लान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि भाई जो नगर का जो नियोजक कौन था, जैसे जयपुर के नगर नियोजक कौन थे, बताओ साथियों, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। और आपके जो है चंडीगढ़ के नगर नियोजक कौन थे, दिल्ली के कौन थे, हैं साथियों, बिल्कुल ये पूछ सकते हैं प्रश्न, ये आपके लिए लिस्ट बनाई है। चंडीगढ़ के कौन थे? ली कार्बूजियर। ऐसे भुवनेश्वर शहर जो बसाया गया था उसमें ओटो कोएनसी बर्गर। गांधीनगर के कौन थे साथियों? तो ये जो एच के मेवाड़ा और प्रकाश एम आमटे, जो ये ली कार्बूजियर के शिष्य थे। नवी मुंबई के कौन थे साथियों? चार्ल्स कोरिया, बिल्कुल सही। चार्ल्स कोरिया का संबंध जयपुर में भी किसी एक जो है इमारत से है साथियों, वो भी बताएं कि चार्ल्स कोरिया ने जयपुर में क्या बनाया था। नई दिल्ली के जो डिजाइन है, बिल्कुल नई दिल्ली का हम सब जानते हैं, लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस, और साथ में उनके साथी हर्बर्ट और बेकर। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमें अन्य शहरों के साथ ये भी याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न पुनः नगरीय भूगोल से, बारोक प्रणाली संबंधित थी। ये बारोक जो सिस्टम था क्या था, किससे रिलेटेड था साथियों? तो साथियों ये जो सिस्टम था वो क्या मध्यकालीन यूरोपीय नगरों में कृषि पद्धति से रिलेटेड था? नहीं साथियों, कृषि पद्धति से ये रिलेटेड नहीं था। क्या ये नील नदी घाटी में प्राचीन नगरों में नगर नियोजन से संबंधित था साथियों? नहीं साथियों, ये उससे रिलेटेड भी नहीं था, नील नदी घाटी से संबंधित नहीं था।
साथियों ये संबंधित था मध्यकालीन यूरोपीय नगरों में नगर नियोजन से संबंधित था। और ये प्राचीन नील नदी घाटी में कृषि पद्धति नहीं। तीसरा ऑप्शन सही है, मध्यकालीन यूरोपीय नगरों में नगर नियोजन से रिलेटेड था ये बारोक प्रणाली। इसमें साथियों जो है ज्योमेट्री का प्रयोग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौकुट की जो सड़कें बनाई जाती थी वो इससे रिलेटेड थी। सम्मित खुले चौक, भव्यता, सीधी और चौड़ी सड़कें, ये पद्धति थी जो 16वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के अंत तक के बीच में उभरी थी और ये औद्योगिक क्रांति से पहले हुई थी। और लुईस ममफोर्ड एक विद्वान थे जिन्होंने इस पर काम भी किया था। अपनी पुस्तक द सिटी इन हिस्ट्री, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कभी मिलान करने के लिए पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा भी और अच्छी किताबें लिखी उन्होंने। लुईस ममफोर्ड की किताब द सिटी इन हिस्ट्री में बारोक शहर की विशेषताओं का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। साथियों अगला प्रश्न लेते हैं पुनः नगरीय भूगोल से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अम्लैंड के सीमांकन का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। चलिए साथियों देखते हैं, ऐसा प्रश्न पहले 2022 में भी आया था, अब 2024 में भी आया है, तो संभावना है कि इस बार भी आएगा। अंतः क्रिया मॉडल किसका था? एच.सी. केरी का। क्या ये सही है साथी? बिल्कुल ये सही। फुटकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पीडी कन्वर्स नहीं साथियों, फुटकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत रेली का था। और कन्वर्स का क्या था? अलगाव बिंदु सिद्धांत। यानी ये बी और सी दोनों गलत है, तो केवल ए सही है। ए जो है सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है केवल ए, केवल ए सही सुमेलित है। अंतःक्रिया मॉडल एच.सी. केरी का था, बिल्कुल सही। फुटकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत रेली महोदय ने 1931 में दिया था, अभी पहले देखा था हमने। ये जो है पीडी कन्वर्स का नहीं था, पीडी कन्वर्स महोदय का कौन सा था? अलगाव बिंदु सिद्धांत, अलगाव बिंदु सिद्धांत। साथियों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित चारों ऑप्शन में से कौन सी जो है ऑप्शन नहीं है? नगर प्रदेश भी है, नगरीय पृष्ठ प्रदेश भी है, अमलैंड भी है, केंद्रीय व्यापारिक जिले का जो संबंध है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का संबंध नगर के प्रभाव क्षेत्र से नहीं है। तो 3 सही है, तो ये गलत है। केंद्रीय व्यापारिक जिले का संबंध नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। साथियों पूछते हैं नगर प्रदेश, नगर को पृष्ठ प्रदेश, अमलैंड, तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो नगर प्रदेश शब्द किसने दिया, नगरीय पृष्ठ प्रदेश शब्द किसने दिया? एच.एफ. ग्रीन महोदय ने जो है ये जो नगरीय पृष्ठ प्रदेश कहा नगर के प्रभाव क्षेत्र को। इसी प्रकार से जो है नगर प्रदेश जो नाम किसने दिया था? तो डिकिंसन महोदय ने, है ना, R.E. डिकिंसन महोदय ने जो नगर प्रदेश नाम दिया। पृष्ठ प्रदेश किसने नाम दिया? H.F.W. ग्रीन महोदय ने नाम दिया। अमलैंड जो है रिलेटेड प्रश्न थे, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों आर्थिक भूगोल से, जो विश्व में व्यापार है, खनिज संसाधन है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? बॉक्साइट उत्पादन में 2021 में कौन से राष्ट्र जो है सबसे शीर्ष में थे? तो साथियों ये तो आपको रिपोर्टें, लेटेस्ट रिपोर्टें देखनी है खनिज की, वहां से अब 2021 का पूछा, हो सकता है 2025 का पूछ ले इस बार, है ना। खनिज में बॉक्साइट की जगह दूसरा लोहा पूछ ले, अन्य मैग्नीज पूछ ले, तो ये सारे हमको याद रखने हैं। तो जो इसका उत्तर है वो है तीसरा, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन और ब्राजील जो समूह है वो सबसे ज्यादा 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में जो है शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश और तेल क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? साथियों फिर से कह रहा हूँ, सही है, नहीं है, सुमेलित है या नहीं है, अच्छे से पढ़े और फिर जो है प्रश्न करें। कई बार हम जो है नहीं को दबाव में भूल जाते हैं, है ना। तो कंट्रोल रखना है, संतुलन बनाए रखना है।
और सही प्रश्न पढ़ के और सही जवाब का चयन करना है। सऊदी अरब में गावर क्षेत्र सही है, ईरान में गच सरन सही है, कुवैत में बरगन सही है, इराक में कतीफ नहीं है, ये गलत है। कतीफ जो क्षेत्र है वो सऊदी अरब का तेल क्षेत्र है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सही हो गया हमारा प्रश्न के अनुसार, इराक कतीफ है, ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। साथियों, वर्तमान में इराक और ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से तेल जो है बहुत जो है न्यूज में चल रहा है, और विभिन्न देश, भारत भी जो है तेल की कमी से जूझ रहा है, ऐसा न्यूज में आ रहा है ना। बहुत सारी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो अब जो पेपर बन रहा है उसमें भी आप देखो अपने सिलेबस का हिस्सा भी है ये। तो निश्चित रूप से इस बार भी जो है भाई कौन कौन से देश में कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं, कौन कौन सी रिफाइनरियां हैं, है ना। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हमारे भूगोल के भी है और करंट से भी जुड़ रहे हैं। तो जो पेपर सेटर है उसके सामने भी ये प्रश्न है, तो हमारे सिलेबस का भी प्रश्न है। तो ये तो हमको याद करने ही है, मुश्किल रहते हैं इतना नाम याद करना, लेकिन आप ट्रिक बना के करें कैसे भी करें, लेकिन हमको ये चीज याद रखनी है। इसके प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है साथियों। सऊदी अरब का जो तेल क्षेत्र है उसमें गावर है, सफनिया है, अबकेक है, कतीफ है। ऐसे ही इराक में किरकुर, रुमाइला, मजनून, जुबैर है। ईरान में जो क्षेत्र है वो मस्जिद सुलेमान है, गच सरन, आवाज, मारून, आगा जारी। कुवैत में बरगन क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। संयुक्त अरब अमीरात में अपर यकूम, बाब, भाषा है। कतर में दुखान तेल क्षेत्र है। इसी तरीके से तेल रिफाइनरियाँ भी याद करें कि कौन से देश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरियाँ है, ऑयल रिफाइनरी, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इस बार संभावना है। अगला प्रश्न साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका भूगर्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में लौह अयस्क का अधिकतम भंडार है ना। भूगर्भिक सर्वेक्षण की रिपोर्टें पूछ रहे, 2024 की पूछी, इस बार 2025 2026 की रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है। ये 2024 में फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था जो जून 2025 में हुआ था। साथियों, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लोहे के भंडार है, कच्चे लोहे के बाद रूस है सेकंड नंबर में, तीसरे नंबर पे ब्राजील है, भारत तो बहुत पीछे है इस लिस्ट में। तो सही जवाब हुआ ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किन स्थानों का समूह निजी क्षेत्र में जहाज निर्माण एवं मरम्मत उद्योग के लिए जाना जाता है। कि यूएसए के कौन सा जो समूह है वो जो है प्राइवेट क्षेत्र में जो है जो जहाज बनाने और मरम्मत के लिए जाना जाता है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा, वर्जीनिया, कनेक्टिकट तथा मिसिसिपी जो क्षेत्र है तो जहाज निर्माण से जुड़ा हुआ है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, ऑफ शोरिंग गतिविधि किससे संबंधित है। ऑफ शोरिंग गतिविधि साथियों किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं। पर्यटन से नहीं, परिवहन से भी नहीं, अंतरिक्ष से भी नहीं, आंकड़ों के प्रसंस्करण से। साथियों, ये ऑफ शोरिंग जो गतिविधि होती है इसमें कोई भी देश अपने कंपनी के महत्वपूर्ण जो कार्य है वो अन्य देश के जो है कंपनियों को स्थानांतरित कर देता है ना। उस गतिविधि को ऑफशोरिंग कहते हैं, जिसमें आंकड़ों के से रिलेटेड जो भी काम है वो अन्य देश की कंपनी को स्थानांतरित कर देता है। साथियों, ऑफशोरिंग एक व्यावसायिक रणनीति है जिसमें कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया अपने देश से हटकर किसी दूसरे देश में स्थानांतरित कर देती। आगे साथियों, अगला प्रश्न, वेबर वेबर महत्वपूर्ण था पहले, लेकिन अब वेबर के अलावा भी जो है औद्योगिक स्थापना के सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। पहले वेबर ही था सिलेबस में तो वेबर से ही प्रश्न आते थे, अब वेबर के अलावा भी प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अब फिलहाल वेबर के प्रश्न आए हुए जो वो देख लेते हैं हम कि वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए।
साथियों पदार्थ सूचकांक किसे कहते हैं, क्या सूत्र होता है इसका, जल्दी से बताएं, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, आगे आएगा। अगर पदार्थ सूचकांक 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि कच्चा माल शुद्ध है और जो तैयार माल हो रहा है उसके बारे में कोई कमी नहीं आ रही है। तो अब ये जो कच्चा माल शुद्ध है तो इस उद्योग की जो स्थापना है वो आप दोनों के मध्य यानी कच्चा माल स्रोत और बाजार के मध्य कहीं भी अपनी अन्य सुविधाओं को देखते हुए आप जो है स्थापित कर सकते हो। अगर कच्चे माल का जो मान पदार्थ सूचकांक का मान अगर 1 से अधिक हुआ तो साथियों फिर क्या होगा, फिर उद्योगों की स्थापना किधर जाएगी, कच्चे माल के स्रोत के नजदीक जाएगी। अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति की सिद्धांत दिया था, अगर कच्चा माल 1 है, अशुद्ध है, तो जो पदार्थ सूचकांक का मान 1 होगा, और अगर पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक है तो फिर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के पास में, स्रोत के पास में होगी। 2022 में फिर पदार्थ सूचकांक का प्रश्न पूछा गया, तो अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है। पदार्थ सूचकांक का जो सूत्र है साथियों जल्दी से बता दे, बिल्कुल सही, कच्चे माल का भार अपॉन उत्पादित माल का भार। इसलिए साथियों कर कच्चे माल भार आश्रित है, अशुद्ध है, तो इससे क्या होगा, पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न वेबर से ही, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार यदि दोनों कच्चे माल बाजार से दूर निश्चित स्थान पर प्राप्त होते हैं और दोनों ही शुद्ध हैं तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी। दो कच्चे माल दोनों ही शुद्ध और दोनों ही बाजार से दूर है, शुद्ध है तो भार उनका ह्रास नहीं होगा उत्पाद बनाते समय, तो इसका मतलब अब उन दोनों को ले आओ और उसको बाजार के निकट उद्योग की स्थापना कर दो ताकि जल्दी से जो तैयार माल है वो बाजार पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न साथियों वेबर से, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार श्रम लागत सूची, श्रम लागत कैसे निकले साथियों, श्रम लागत उत्पादित वस्तु का भार बटा श्रम लागत, उत्पादित वस्तु का भार बटा श्रम लागत। फिर वेबर से प्रश्न 2024 में पूछा हुआ, वेबर के अनुसार किसी भी पदार्थ या उत्पाद हेतु समान परिवहन लागत रेखाएं क्या कहलाती है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कंफ्यूज करने वाला, लेकिन ये पूछा है किसी पदार्थ या उत्पाद हेतु समान परिवहन लागत पूछी है, वो कहलाती है आइसोटिम्स। पदार्थ या उत्पाद के लिए जो है समान परिवहन की लागत की रेखाएं पूछी है तो ये होती है आइसोटिम्स। कुछ विचार कर रहे होंगे अगर आइसोडोपेन क्यों नहीं आया सर, आइसोडोपेन वह रेखा है जो कुल समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाती है। आइसोटिम क्या होती है, किसी एक विशिष्ट पदार्थ चाहे कच्चा माल हो चाहे उत्पाद हो के लिए समान परिवहन लागत के बिंदुओं को मिलाती है। और एक और वर्ड वापिस आपकी हेल्प के लिए डाल दिया यहाँ, क्रांतिक आइसोडोपेन। ये क्या होता है, एक विशेष आइसोडोपेन है जहां परिवहन में होने वाली अतिरिक्त लागत जैसे सस्ते श्रम से होने वाली बचत बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो वो स्थान जो क्रांतिक आइसोडोपेन कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, तो हमें याद रखना है। फिर वेबर से 2024 में साथियों पहले वेबर से ही पूछा जा रहा था क्योंकि सिलेबस में वेबर ही थे, अब साथियों सिलेबस में वेबर के साथी भी आ गए हैं, तो इजार्ड स्मिथ फेटर हूवर सब हैं, हम क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वेबर का नाम हटा के सबको पढ़ो, तो इनसे भी प्रश्न अब पूछे जाएंगे। प्रश्न देखते हैं, वेबर के अतिरिक्त अन्य किस भूगोलवेत्ता ने औद्योगिक अवस्थिति के लिए अवस्थिति त्रिभुज प्रस्तुत किया था। साथियों किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था, इजार्ड महोदय ने प्रस्तुत किया था। इजार्ड महोदय के सिद्धांत का क्या नाम है, स्मिथ महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, फेटर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, जल्दी से साथियों बताएं, वीडियो पॉज करें और बताएं, और नहीं याद है तो अब स्क्रीन पर देख लें। अवस्थिति त्रिभुज का प्रयोग तो है वेबर ने किया था, इसके अलावा जो है इजार्ड महोदय ने भी किया था, और इजार्ड ने अपनी पुस्तक है इनकी महत्वपूर्ण लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, उसमें जो है इस मॉडल को समझाया था। डीएम स्मिथ का बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो सीमांत अवस्थिति
सिद्धांत। और ऐसी ए फेटर महोदय का है बाजार क्षेत्र सिद्धांत, बाजार क्षेत्र सिद्धांत। और हूवर महोदय ने भी जो है टर्मिनल कॉस्ट जो है समझाई थी और लाइन हॉल कॉस्ट को समझाया था। ये सब आपको डिटेल में भी पढ़ने हैं, केवल एक जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रूप में मैंने यहाँ दिया है, आपको इसकी डिटेल भी पढ़नी है। अगला प्रश्न साथियों, पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव महोदय ने जो 1968 में जो किताब भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण जो किया था के अनुसार कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को किस भाग में सम्मिलित किया था? कितने भाग दिए थे साथियों? मुख्य 7 भाग दिए थे। और साथ में जो कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश को जो शामिल किया था इन्होंने उत्तर पश्चिमी बृहद प्रदेश में सम्मिलित किया था। 7 जो है मुख्य रूप से भारत के मुख्य आर्थिक प्रदेश बनाए थे पी सेनगुप्ता और रूसी भूगोलवेत्ता गेलिना सदाशिव महोदय ने। और उसमें जो 7 वृहद थे, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को सम्मिलित किया। इसके अलावा जो मुख्य प्रदेश थे वो उत्तरी, उत्तर मध्य, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जो है वृहद प्रदेश थे। इसके अलावा और कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने जो है प्रदेशीकरण किया, आर्थिक प्रदेशीकरण? वी नाथ महोदय ने 1962 में किया था और भारत को 15 संसाधन प्रदेशों में बांटा था। एल एस भट्ट और प्रकाश राव 1964 में 11 वृहद और 51 मध्यम प्रदेशों में बांटा। आर पी मिश्रा ने 1974 में कितने? 13 तो वृहद, 35 मध्यम और 397 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा। योजना आयोग ने 1989 में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। साथियों ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में आपको ये दिखते रहते हैं। आपको सीधे याद करने 15 की जगह 13 दे देवे है ना, ऑप्शन कैसे भी दे दे घुमा के, आपको सीधे याद करने। वीनास ने 15 संसाधन प्रदेश बताया, एल एस भट्ट और प्रकाश राव ने 11 वृहद और 51 मध्यम, आर पी मिश्रा ने 13 वृहद। योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु प्रदेश में भारत को बांटा 1989 में। अगला प्रश्न साथियों, पुनः पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने भारत को कितने वृहद और कितने मध्यम आर्थिक प्रदेशों में बांटा? बताओ साथियों। बिल्कुल सही, 7 तो वृहद और 42 जो है मध्यम प्रदेशों में बांटा, है ना। इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी और उसमें जो है भारत को 7 तो वृहद प्रदेश, कश्मीर घाटी का प्रश्न भी देखा था अपन ने, 42 मध्यम प्रदेश और 67 है ना 67 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा था। 3 स्तर बनाए थे। अगला प्रश्न साथियों, कृषि भूगोल से पीजी के सिलेबस से वोन थ्यूनेन से संबंधित है कि वोन थ्यूनेन के कृषि स्थायीकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वोन थ्यूनेन ने कृषि के लिए जो है पेटियां बताई थी। कितनी पेटियां थी साथियों? बिल्कुल 6 पेटियां। तो इन 6 पेटियां कौन कौन सी थी और उसमें किस किस आर्थिक गतिविधि को उसने बताया था? तो अब इसमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में दे रखा है पेटी 1 जिसमें फल सब्जी दूध, क्या सही है? बिल्कुल सही है। पेटी 2 में वन और जलाऊ लकड़ी, बिल्कुल। पेटी 4 में 3 खेत व्यवस्था, सही है? नहीं है। पेटी 6 में टिकाऊ खाद्यान्न और फसल गेहूं राही, ये भी नहीं। यानी जो ऑप्शन जो 1 और 2, ए और बी, ऑप्शन ए और बी सही है और ऑप्शन 4 सी और डी गलत है। साथियों फिर पेटी 3 में क्या था? पेटी 4 में, 5 में, 6 में क्या था? जल्दी से इसको रिवाइज करें। आइए साथियों यही देख लेते हैं। पेटी 1 में सब्जी फल दूध, पेटी 2 वन और जलाऊ लकड़ी, पेटी 3 में गहन कृषि जो होती थी, कोई खाली जो है जमीन नहीं छोड़ते थे, और जो सघन कृषि होती थी, गहन कृषि होती थी। पेटी 4 में विस्तृत
कृषि होती थी। 7 जो है फील्ड सिस्टम, ये पूछते हैं 7 क्षेत्रीय फसल चक्र, इससे रिलेटेड है पेटी 4 से। और पेटी जो 5 है वहां है 3 जो है खेत सिस्टम, 3 फील्ड सिस्टम। और पेटी 6 में सबसे दूर है, तो वहां पशुपालन किया जाता था, क्योंकि पशुओं को लाने ले जाने में कोई परिवहन लागत नहीं लगती है, पशु खुद जाते हैं आते हैं। तो जो सबसे दूर था शहर से, गांव से, वहां जो है पेटी 6 में पशुपालन किया जाता था। पेटियां फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न साथियों वोन थ्यूनेन से रिलेटेड 2024 में पूछा गया। वोन थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुसार एक किसान का लाभ निम्नलिखित में से किन चरों पर निर्भर करता है? किसान को लाभ होगा तो उससे कौन कौन से चर है तो उस लाभ को प्रभावित करेंगे? वस्तु का विक्रय मूल्य प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही साथियों। उत्पादन की लागत करेगी, जी हाँ साथियों। परिवहन की लागत, लेकिन श्रम की बात वोन थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत में कहीं भी नहीं की है। उसका सूत्र भी हम देखते हैं, जिसमें विक्रय मूल्य जो है, परिवहन लागत और उत्पाद की लागत सम्मिलित है। तो डी ऑप्शन नहीं है, ए बी सी, ए बी सी। तो 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न साथियों पुनः 2024 में पूछा गया वोन थ्यूनेन से रिलेटेड। वोन थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत है कब दिया था साथियों? 1826 में। कहाँ दिया था, कहाँ, किस, कौन से देश से रिलेटेड था? जर्मनी से रिलेटेड था। प्रांत कौन सा था? तब आपको रिवाइज करना। एक प्रश्न आ जाए वोन थ्यूनेन से तो आपका पूरा वोन थ्यूनेन का रिवीजन हो जाना चाहिए, टिप्स पर हो जाना चाहिए। तो वोन थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत है वो निश्चयवादी है और मानकीय है। अगला प्रश्न साथियों अब लेते हैं हम हरित क्रांति से। 2024 में पूछा हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाल मुखौटा किससे रिलेटेड? लाल मुखौटा, लाल मुखौटा मतलब रेड कलर, ये जो पेन का कलर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई उससे रिलेटेड है साथियों। हरित क्रांति का हिंसा से क्या रिलेशन है साथियों? हरित क्रांति से साथियों कुछ विशेष क्षेत्रों में और कुछ बड़े किसानों को ज्यादा फायदा हुआ, इससे जो है आर्थिक असमानताएं बढ़ती गई और आर्थिक असमानताओं ने अपराध को जन्म दिया, ऐसा माना जाता है। इसलिए जो ये लाल मुखौटा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी वजह से हिंसाओं की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है ना, उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न पुनः हरित क्रांति से 2024 की फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सी कमियां है? क्या कमियां हुई हरित क्रांति? हम तो फायदे फायदे गिनाते हैं, या कमियां पूछी गई है। लाल मुखौटा वाला भी कमी से रिलेटेड ही था। अंतर फसल असंतुलन बढ़ा, सही है। क्षेत्रीय समानताएं बढ़ी, बिल्कुल सही साथियों। कुछ क्षेत्रों को ज्यादा लाभ हुआ हरित क्रांति से, कुछ क्षेत्र इससे अछूते रह गए। जहाँ ज्यादा लाभ हुआ वो अधिक संपन्न हो गए। उन क्षेत्रों में भी जो बड़े किसान थे वो अधिक संपन्न हुए, जो छोटे किसान है वो कम लाभ पहुंचा। इस क्षेत्रीय असमानता से बेरोजगारी भी बढ़ी, बिल्कुल सही साथियों। पारस्परिक असमानताओं में वृद्धि भी हुई, बिल्कुल हुई साथियों। तो ये ABCD चारों ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन 4 वो सही है, जो ये चारों कमियां हरित क्रांति की है। तो साथियों अभी तक हमने मानव भूगोल में राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल से संबंधित PG के बहुत सारे प्रश्न किए। अब जो एक टॉपिक बच रहा है हमारा प्रायोगिक भूगोल का, वो 12th स्तर का ही था हमारे सिलेबस में, वो अब हम जो है पढ़ते हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें जो है राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल जो 5वां भाग होगा उसके साथ ही वो होगा, और उसके साथ ही जो है ये पूर्व प्रश्न पत्र हल करने की जो सीरीज है वो समाप्त होगी। अभी तक आपने बहुत इसको स्नेह दिया है, इसको आप देखें। अगर आपको कुछ भी इससे फायदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएं। कुछ कमी हो तो जरूर बताएं। कुछ प्रश्न अब हम फटाफट प्रायोगिक भूगोल के भी कर लेते हैं साथियों। यदि कथनात्मक मापक 1 इंच बराबर 2 फलनांक को बतलाता है तो प्रतिनिधि भिन्न यानी RF क्या होगी? स्केल से प्रश्न पूछा गया है कि 1 इंच बराबर 2 फलनांक, तो RF क्या होगी साथियों? जल्दी से बता दे इसका। अब इसे ऐसे प्रश्न तो हल करने पड़ते हैं साथियों, बिल्कुल इसको हल करें। तो भाई जैसे 1 इंच
में कितने फर्लांग होते हैं? बताइए साथियों जल्दी से, इसमें कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि 1 इंच में कितने फर्लांग होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 7920। अब ये याद करना जरूरी नहीं है, मेरे इंटरव्यू में भी मेरे से पूछा था, यही पूछा था, मेरे को याद नहीं था। तो हमको कन्वर्जन पता होना चाहिए था कि हम निकाल लेंगे कुछ भी पूछे। जैसे कन्वर्जन क्या है साथियों? भाई सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो 1 फुट या फिट, उसमें कितने इंच होते हैं? जल्दी से बताएं साथियों। 12 इंच होते हैं। ठीक। फुट के बाद जो बड़ी इकाई है गज, 1 गज में कितने फुट? तो 1 गज में 3 फुट या फिट। गज के बाद गज से बड़ी इकाई साथियों कौन सी होती है? फर्लांग होती है। 1 फर्लांग में कितने गज? एक फर्लांग में कितने गज? 220 गज। कितने गज? 220 गज। और उसके बड़ी इकाई होती है 1 मील। तो 1 मील में कितने फर्लांग होते हैं साथियों? 8 फर्लांग होते हैं। 8 फर्लांग होते हैं। और अगर सीधे बात करें तो 63,360 इंच होते हैं। 63,360 इंच। तो आप कैसे भी करें, अब इन सबको गुणा कर लें, है ना, तो भी जो है आप सीधा निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 7,920। और अब आपको पूछा है 1 इंच में 2 फर्लांग, यानी 1 फर्लांग 7,920 का, तो 2 कितने हुए? 2 से गुणा कर देना। 7,920 और 7,920 जोड़ भी सकते हो। 0 4 9 2 18 1 7 2 14, यानी 15,840। आर्ट्स के विद्यार्थी है, ज्यादा कोई गणित की परेशानी नहीं करनी है, इजी चल रहा है, प्रश्न सही हो जाना चाहिए अपना। आप ये कन्वर्जन जरूर याद करें, अगर सीधा याद नहीं आ रहा है कि 1 इंच में कितने फर्लांग होते हैं। उल्टा भी चल सकते हैं साथियों। 1 फर्लांग, 1 मील में 8 फर्लांग होते हैं और इसमें 63,360, तो 8 का भाग देके भी निकाल सकते हैं और फिर 2 से गुणा कर सकते हैं। जैसे भी करें प्रश्न सही होना चाहिए। तो ये है 1:15,840 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, भारत में विषयक मानचित्र थेमेटिक मैप किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो जो भारत में थेमेटिक मैप है वो नेटमो द्वारा तैयार किए जाते हैं, नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन। साथियों नाटमो का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएं। कोलकाता। कहाँ है? कलकत्ता में। कोलकाता या कलकत्ता। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी ऑप्शन में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून में। रिमोट सेंसिंग एजेंसी एनआरएससी हैदराबाद में, बिल्कुल सही। साथियों एक होती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसएससी, इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएं। बहुत सारे सेंटर है ना। ऐसे हमने जो है आरआरएससी रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वेस्ट कहाँ है? हमारे राजस्थान में, वो भी बताएं। जोधपुर में। अगला प्रश्न साथियों, प्रायोगिक भूगोल से। भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। ये कथन किस विद्वान का है साथियों? तो ये जो कथन है वो क्या एनेक्सीमेंडर का है, इरेटोस्थनीज का है, स्ट्रेबो का है? नहीं साथियों, टोलमी विद्वान का है। टोलमी विद्वान ने जो है प्रक्षेप के साथ बहुत काम किया था। एक और प्रश्न साथियों 2022 में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अच्छे को एक बार तो उसने चौंका दिया था। परीक्षा के दबाव के कारण खूब सारे लोग जानबूझ के इसको गलत करके आए। आप भी देखें और इसका क्या उत्तर होगा जो बताएं। एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेंटीमीटर 16 वर्ग किलोमीटर को दर्शाता है, तो आरएफ क्या होगी? साथियों यहाँ थोड़ा रुकना है और देखना है कि ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। हम तो सामान्यतः पढ़ते हैं 4 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर, तो 4 को 16 मान के कर दें, लेकिन नहीं साथियों, वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये तो क्षेत्रफल बताया गया है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को हमको क्या चाहिए? इसकी एक भुजा, है ना, आरएफ के लिए। तो इसका क्या करना पड़ेगा? हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है 4 का वर्गमूल सेंटीमीटर इसके बराबर है 16 के वर्गमूल किलोमीटर के।
अब अगर इसको आप करेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 सेंटीमीटर के बराबर है 16 का वर्गमूल 4 किलोमीटर। अब अपन को पता है कि अंश में जो आरएफ में हमेशा 1 होना चाहिए, तो 1 करने के लिए 2 का भाग दूं तो इसमें भी 2 का भाग दूंगा, दोनों में मैंने 2 का भाग दे दिया, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब तो आरएफ में बदलना है गतनात्मक मापक को, तो ये इकाई हटानी पड़ेगी, इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर लाना पड़ेगा, तो इधर सेंटीमीटर है, इधर सेंटीमीटर लाने के लिए किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर साथियों जल्दी से बता दे? 1 लाख सेंटीमीटर, यानी अब मुझे यहाँ 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया, बराबर की जगह अनुपात आ गया, यानी 1:2 लाख। साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न, जो आपको अगर आप ऐसे प्रश्न करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे विद्यार्थियों से आगे बढ़ जाओगे। साथियों अगला प्रश्न, पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का जो श्रेय है वो किस विद्वान को जाता है? बिल्कुल सही साथियों, तो हमारे महान हम्बोल्ट ने जो है समताप रेखाओं के साथ विश्व का मानचित्र तैयार किया था। प्रक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है? कौन सा प्रक्षेप जो है वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप और मर्केटर प्रक्षेप। तो साथियों इसका उत्तर हो गया बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध दिशा होते हैं। और मर्केटर प्रक्षेप तो हम जानते ही है कि तो परिवहन में काम लिया जाता है ना, तो मर्केटर प्रक्षेप तो शुद्ध दिशा है ही है, यानी बेलनाकार जो समक्षेत्र प्रक्षेप है वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है ना। यही बातें यहाँ बताई गई है। अगला प्रश्न 2022 से, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेप में कौन सा भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता है? भूमध्य रेखा को प्रदर्शित कौन सा प्रक्षेप नहीं करता है साथियों? जब आप प्रक्षेप पढ़ेंगे, क्या त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप नहीं करता है? क्या लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप नहीं करता है? केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप और लेम्बर्ट समक्षेत्र खमध्य प्रक्षेप। तो जो इसका उत्तर है वो है केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अब ये भी आप जब डिटेल में पढ़ते हैं तो जैसे केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप का अर्थ ये हुआ कि जो प्रक्षेपण तल है वो किसी रूप पर रखा हुआ है और जो प्रकाश का स्रोत है वो पृथ्वी के केंद्र को माना गया है। और भूमध्य रेखा हम जानते हैं कि ये बीचों बीच 0 डिग्री की रेखा। अब अगर प्रकाश का केंद्र यहाँ है और प्रक्षेपण तल ये है, ध्रुवों पे रखा हुआ है, जिसे उत्तरी ध्रुव पे मान लेते हैं। अब अगर भूमध्य रेखा को यहाँ हमको प्रक्षेपित करना है, तो जब भूमध्य रेखा के लिए प्रकाश की किरण इस दिशा में निकलेगी तो साथियों वो तो क्या हो जाएगी? इस प्रक्षेपण तल के समानांतर हो जाएगी। तो ये प्रक्षेपण तल और ये जो प्रक्षेपण आपस में कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में हम भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न साथियों, ये सारी बातें लिखी है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षेत्र प्रक्षेप? सीधे याद करने साथियों, समझ में नहीं आए तो रट्टे मान लेना, और प्रश्न पूछे जाते हैं। कोन प्रक्षेप और सिनुसॉइडल जो प्रक्षेप है वो जो है समक्षेत्र प्रक्षेप है। बहुशंकु प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, और ध्रुवीय लंबकोणीय प्रक्षेप भी समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है। क्लॉडियस टोल्मी का विश्व मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया था? तो इन्होंने बनाया था साथियों ये कोनिकल प्रोजेक्शन। कौन सा? संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप। संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप पर जो है ये जो है अपना विश्व मानचित्र टोल्मी महोदय ने बनाया था। ये देखिए साथियों, टोल्मी महोदय का जो मानचित्र है बहुत महत्वपूर्ण है। टोल्मी महोदय का ज्ञान हमको प्राप्त करना ही है। भाई आधुनिक मानचित्र कला के पिता कहा जाता था। ज्योग्राफिया इनकी पुस्तक थी।
ज्ञात जो विश्व था कभी बनाया, अज्ञात विश्व का भी प्रदर्शित किया, मानचित्र निर्माण की कला बताई। इसके अलावा जो इनकी एक और पुस्तक थी वो थी अल्मागेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां जो आपको उनके बारे में रखनी है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूतुल्यकालिक उपग्रह है? भूतुल्यकालिक उपग्रह है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह ऐसा उपग्रह है जिसकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर बनी रहती है। यानी जैसे पृथ्वी पर इस स्थान को देख रहा है तो पृथ्वी जो घूर्णन करेगी उसी समय में जो है ये उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करेगा। यानी इसके घूर्णन का जो समय है वो भी पृथ्वी के सापेक्ष 24 घंटे का है। तो ऐसे जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर उपग्रह है उसको भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन है तीसरा, लैंडसैट जो उपग्रह है, इनसैट जो उपग्रह है, इनसैट है ना, वो जो है वो भूतुल्यकालिक उपग्रह है। IRS है रिमोट सेंसिंग का उपग्रह, ये जो है सूर्य तुल्यकालिक है। लैंडसैट भी रिमोट सेंसिंग का है, ये भी सूर्य तुल्यकालिक है। और स्पॉट ये भी रिमोट सेंसिंग में काम आता है, ये भी जो है सूर्य तुल्यकालिक है। IRS तो भारत का है, लैंडसैट कहाँ का है साथियों? अमेरिका का, USA का। और स्पॉट कहाँ का है साथियों? फ्रांस का, है ना, रिमोट सेंसिंग में काम आते हैं। और ये रिमोट सेंसिंग जितने भी उपग्रह हैं ये सारे सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, यानी ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर नहीं रहते हैं। कुछ विशेषताएं हैं जो आप PPT जब आपको मिलेगी आप देखना, आपको आती भी होगी कि भूतुल्यकालिक उपग्रह और सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों में क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न साथियों, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की किस तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है? कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य का उपयोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रिमोट सेंसिंग में किया जाता है? 0.03 से 0.2 नैनोमीटर का ही साथियों, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर बिल्कुल सही। दृश्य प्रकाश 0.1 से 30.60 सेंटीमीटर बिल्कुल सही। माइक्रोवेव 7 से 14 माइक्रोमीटर बिल्कुल सही। तो BCD सही है। और साथियों ये जो वेवलेंथ है ये एक्सरे से रिलेटेड है, और एक्सरे, गामा रे इनका उपयोग रिमोट सेंसिंग में नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और अवशोषित कर ली जाती है। और जो ये आपका दृश्य प्रकाश है, माइक्रोवेव्स है, इनका उपयोग जो है रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। साथियों लिखा हुआ है 8 से 14 जो माइक्रोमीटर वो थर्मल इंफ्रारेड से संबंधित है, और ये 0.03 से 0.2 नैनोमीटर जो है एक्सरे से रिलेटेड है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन का किया जाता है साथियों। रेंज दे रखी है साथियों, इसको भी आप पढ़ना। अगला प्रश्न साथियों, भी जो रास्टर मॉडल होता है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? दो मॉडल होते हैं साथियों, GIS में पढ़ते हैं, एक तो होता है रास्टर और एक होता है वेक्टर। अब इन दोनों में से जो है कौन सी ये जो विशेषताएं है वो रास्टर मॉडल के लिए सही नहीं है, कौन सी गलत है जो बतानी। क्या सरल आंकड़ा संरचना होती है? बिल्कुल सही। परिपथ जाल के विश्लेषण के लिए दक्ष? नहीं साथियों, कि इसमें जो काम आता है वो वेक्टर मॉडल काम आता है। स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल होता है? बिल्कुल सही है। उच्च स्थानिक विचरणशीलता की दक्ष प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल सही। दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न, ये इसकी विशेषता है साथियों, फिर आप देखना कि रास्टर वेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों आज जो है हमने 50 से ज्यादा प्रश्न किए, जिसमें PG के स्तर की ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी और साथ में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पूरी हल की, और साथ में और किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सब प्रश्नों की अपने व्याख्या भी की। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे निश्चित रूप से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप क्या जानना चाहते हैं कुछ कमी हो तो भी बताएं निश्चित रूप से, और हम आपकी तैयारी में किस तरीके से मदद कर सकते हैं ये जो वीडियो है आपकी तैयारी में मदद करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और अब इस सीरीज का अंतिम वीडियो एक और है जिसमें राजस्थान का भूगोल और मानव भूगोल, भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने पुराने प्रश्न हैं वो हम हल करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।